नमस्कार। आज की इस खास विश्लेषण में हम डिकोड कर रहे हैं आधुनिक भारतीय राजनीति के उस रणनीतिकार को, जिसका नाम सुनते ही या तो लोग बहुत प्रभावित हो जाते हैं या फिर खौफ खाते हैं। एक ऐसा नाम जिसकी बिछाई हुई एक चाल रातों रात पूरे राज्यों का राजनीतिक गणित पलट कर रख देती है। जरा सोचिए, गुजरात के एक छोटे से गांव मानसा में 13 साल की उम्र में दीवारों पर पोस्टर चिपकाने वाला एक आम सा लड़का देश की राजनीति का सबसे बड़ा पावर हाउस कैसे बन गया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव जीतने के नियम आखिर कोई कैसे बदल सकता है। आज हम इसी सफर को करीब से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनकी शुरुआत की, यानी एक स्टॉक ब्रोकर से रणनीतिकार बनने तक के दिलचस्प सफर की। इनकी पृष्ठभूमि वैसे तो बायोकेमिस्ट्री की थी, और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि राजनीति में कदम रखने पर शुरुआत में इन्हें अपने पिता के भारी गुस्से का सामना करना पड़ा था। बात घर से निकाले जाने की धमकी तक पहुंच गई थी। लेकिन मजे की बात पता है क्या है? इन्होंने राजनीति में बिजनेस और शेयर बाजार के सिद्धांतों को उतार दिया। अपने स्टॉक ब्रोकर वाले अनुभव का इस्तेमाल करते हुए एक पूरी तरह से डेटा ड्रिवन अप्रोच अपनाई। हर पोलिंग बूथ को इन्होंने एक शेयर माना और हर वोटर को एक इन्वेस्टर। ये माइक्रो लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक ऐसा तरीका था जिसने बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया। और फिर शुरुआत होती है उस साझेदारी की जो आज भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा सच है। 40 साल पुराना मोदी शाह का अटूट विश्वास। देखिए, ये कोई आम राजनीतिक गठबंधन बिल्कुल नहीं है। ये एक बिना शर्त और अकल्पनीय विश्वास पर टिकी हुई पार्टनरशिप है। 1982 में पहली मुलाकात से लेकर 1989 में नारायणपुरा म्युनिसिपल चुनाव की रिकॉर्ड जीत तक ये जोड़ी लगातार मजबूती होती गई। 90 के दशक में याद है जब नरेंद्र मोदी को गुजरात से बाहर भेजा गया था, तब यही वो व्यक्ति थे जो राज्य में उनकी आंख और कान बनकर डटे रहे। और फिर 2002 के उस मुश्किल दौर में रातों रात कानूनी फाइलें तैयार करके इन्होंने एक मजबूत ढाल का काम किया। इन दोनों ने मिलकर पुरानी पारिवारिक वीआईपी कल्चर को खत्म किया और उसकी जगह एक सख्त परफॉर्मेंस कल्चर की नींव रखी। लेकिन हर कहानी में एक डार्क फेज जरूर आता है। अब बात करते हैं उस वनवास की और वहां से हुई उस ऐतिहासिक वापसी की। 2010 का वो दौर जब जेल जाना पड़ा और अपने ही गृह राज्य गुजरात से तड़ी पार कर दिया गया। किसी को भी लगेगा कि बस करियर खत्म। इसी भारी वक्त में इन्होंने अपनी मां को भी खो दिया। लेकिन साबरमती जेल की कालकोठरी में हार मानने के बजाय इन्होंने चाणक्य नीति और शिवाजी महाराज की रणनीतियों को गहराई से पढ़ना शुरू किया। और सच कहूं तो उसी जेल और तड़ीपार के दौर में 2014 की उस विशाल राष्ट्रीय जीत का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा था। आखिरकार 2014 में सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिली और यहीं से शुरू हुआ इनका राजनीतिक पुनर्जन्म। अब हम पहुंचते हैं उस दौर में जिसने इन्हें एक अजेय रणनीतिकार, एक इलेक्शन विनिंग मशीन बना दिया। ये जो नंबर 29 है ना, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन व्यक्तिगत चुनावों की संख्या है जो इन्होंने लड़े हैं और जीते हैं। जी हाँ, बिना एक भी चुनाव हारे 29 में से 29 जीत का ये सिलसिला किसी चमत्कार से कम नहीं है, बल्कि ये उस बेहतरीन संगठनात्मक कौशल का नतीजा है जिसने विरोधियों को सोचने तक का मौका नहीं दिया। और इस अजेय जीत के पीछे का रहस्य क्या है? राजनीति को भावनाओं से बाहर निकालकर पूरी तरह से एक डेटा ड्रिवन साइंस बना देना। जरा सोचिए, उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े राज्य में लगभग 1.5 लाख पन्ना प्रमुखों की एक अभेद फौज खड़ी कर दी गई। माइक्रो मैनेजमेंट का लेवल ऐसा था कि रात के 3 बजे भी किसी दूर दराज के पन्ना प्रमुख को फोन करके सीधे रिपोर्ट ली जा सकती थी। इस अचूक सिस्टम ने पारंपरिक जाति आधारित वोट बैंक की राजनीति को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। और इस माइक्रो मैनेजमेंट का मैक्रो रिजल्ट क्या निकला? नतीजा आया 73 2014 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश की 80 में से 73 सीटें जीतना। ये एक ऐसा नतीजा था जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया, और इसी एक चुनाव ने उन्हें रातों रात पूरे देश में एक राष्ट्रीय ब्रांड के तौर पर स्थापित कर दिया। तो अहम बात ये है कि जब सत्ता मिली तो नीतियां कैसे बदलें। आइए सत्ता, नीतियों और उनसे जुड़े विवादों पर नजर डालते हैं। गृह मंत्री की कुर्सी संभालने के बाद इन्होंने कई बहुत बड़े और जोखिम भरे प्रशासनिक फैसले लिए। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना, वो भी शुरुआत में बिना किसी हिंसक टकराव के, ये एक ऐतिहासिक कदम था।
उस दौरान नियंत्रण बनाए रखने के लिए हर सैटेलाइट फोन को ट्रैक किया गया और इंटरनेट पर कड़ी पाबंदियां लगाई गई। सिर्फ कश्मीर ही नहीं, पूर्वोत्तर में दशकों पुरानी हिंसा को खत्म करने के लिए बोडो समझौता लागू करना और त्रिपुरा में ब्रूज शरणार्थी संकट का समाधान निकालना इनके प्रशासनिक साहस के कुछ बहुत बड़े उदाहरण हैं। लेकिन देखिए, इस पूरे सफर को लेकर देश में दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो इन्हें आधुनिक चाणक्य मानते हैं। उनके लिए ये एक ऐसे नेता हैं जो भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं और देश में परफॉर्मेंस ड्रिवन कल्चर ला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आलोचकों का नजरिया बिल्कुल अलग है। वो इसे वॉशिंग मशीन व्यू कहते हैं। उनका आरोप है कि ईडी और सीबीआई जैसी संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, समुदायों का ध्रुवीकरण हो रहा है और लोकतंत्र कमजोर किया जा रहा है। हमारा मकसद यहाँ किसी एक का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि इन दोनों ही पहलुओं को निष्पक्ष रूप से आपके सामने रखना है ताकि आप पूरी तस्वीर साफ साफ देख सकें। वैसे इन तमाम गंभीर राजनीतिक चर्चाओं और सख्त मिजाज के बीच इनका एक हल्का फुल्का पहलू भी है। एक बार जब इन्होंने काफी वजन कम किया था तो एक पत्रकार ने पूछ लिया कि भाई इसका राज क्या है, तो इन्होंने मुस्कुराते हुए बड़ा ही दिलचस्प जवाब दिया, मैंने चीनी को कांग्रेस समझ लिया था। ये एक ऐसा मजेदार जवाब था जिसने उनके उस कड़क व्यक्तित्व में एक अलग ही रंग भर दिया। खैर, अब बात करते हैं आगे की। 2029 की राह और भविष्य का क्या सवाल है। आज की तारीख में भारतीय राजनीति के इस खेल में अभी बहुत कुछ बाकी है। इन्होंने एक ऐसी हाईली प्रोफेशनल इलेक्शन मशीन तैयार कर दी है जो साल के 365 दिन एक्टिव रहती है। पार्टी के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जहां नीचे से लेकर ऊपर तक पूर्ण जवाबदेही तय की गई है। हाँ, मणिपुर के संकट जैसी बड़ी चुनौतियां आज भी गृह मंत्रालय के सामने एक सख्त परीक्षा की तरह खड़ी हैं, लेकिन इन सबके बीच राजनीतिक गलियारों में आज सबसे बड़ी बहस यही है कि ये शख्सियत क्या हमेशा किंग मेकर ही रहेगी या फिर भविष्य का किंग बनेगी। और इसी सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। 2029 में क्या भारतीय राजनीति का ये अल्टीमेट रणनीतिकार पर्दे के पीछे रहकर केवल किंग मेकर की भूमिका ही निभाएगा, या फिर इस राजनीतिक शतरंज की बिसात पर उनकी आखिरी चाल खुद किंग बनने की होगी? ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा। इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली चर्चा में।